नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जो कि है आउटलुक 2024 की कैसा होने जाएगा अगला साल 2024 प्रॉपर्टी के लिए। और साथ ही एक छोटी सी विवेचना इस बात की भी कि 2023 हमारे लिए कैसा रहा। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ है बोमन ईरानी साहब, जो कि सीएमडी है रुस्तम जी के, और साथ में वो प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के। तो बोमन ईरानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अंशुल जैन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो दो उस्ताद हमारे साथ, दो बड़े जानकार, एक तो स्वयं डेवलपर है लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं रियल एस्टेट मार्केट का, और दूसरे बड़े जानकार हैं, अभी तक उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू नहीं किया पर्सनली। वेल राइट, तो बोमन ईरानी साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले रेजिडेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। तो आप दोनों से ही कमेंट चाहूंगा कि 2023 की अगर मैं पहले बात कर लूं, 24 के आउटलुक को देखेंगे, लेकिन समअप करना चाहें तो 2023 को आप कैसे समअप करेंगे? किस तरीके का साल रहा ये? क्या एक ऐसा साल है जिसे रियल एस्टेट कई सालों तक याद रखेगा? बिल्कुल। अगर मैं जवाब देना चाहूं तो ऐसे दूंगा कि 2023 में हम करीबन 4.5 लाख करोड़ के घर बेच बेच बेचे हुए देखेंगे, जो कि लास्ट ईयर के मुताबिक विच वाज अबाउट 3.27 लाख करोड़ के घर बिके थे। तो ये नंबर जो है वो करीबन 38-40% हायर देन लास्ट ईयर है। और अगर आप देखेंगे तो और भी सारे रिपोर्ट्स हैं कि 130% लग्जरी होम्स की बिकत ज्यादा हुई है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि लग्जरी होम्स जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा के होम्स जो हैं उनको लग्जरी होम्स कहा जाता है इंडिया में। तो इसकी सेल करीबन 130% ज्यादा हुई है फ्रॉम द ईयर बिफोर। 24% एक प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है लग्जरी होम्स में। ये भी आपके प्रॉपर्टी गुरु शो पे मैं कहते रहा हूँ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, क्योंकि न्यू एज होम्स जो हैं उनमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हमारे कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बढ़ गए हैं, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो इसमें भी देयर इज बीन 24% इंक्रीज। एंड करीबन 67% जो लग्जरी होम्स बिके, विविध, ये बहुत देखने लायक बात है, 67% जो लग्जरी होम्स बिके हैं वो ज्यादा स्पेशियस घर थे, उसीलिए वो लग्जरी होम्स कहलाते हैं। ओके। और ये गेटेड कम्युनिटीज में ज्यादा बिकी है। और ये लग्जरी होम्स इसलिए बिकी है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम एक तरह की न्यू एज रिक्वायरमेंट हो गई है, और लोगों को वो जगह की एक तरह से आदत या जरूरत पड़ गई है। सो 2023 की ईयर जो थी वो डिफाइनिंग ईयर थी रियल एस्टेट के लिए। और मेरा मानना है हमारे सारे डेवलपर फ्रेटर्निटी बहुत अच्छा काम किया है, एंड कंटिन्यूइंग टू डू सो। द गुड कंपनीज जो है 2024 में भी इसी स्पिरिट से काम करते रहेंगे, और ये मार्केट की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होनी है एज पर द रिपोर्ट्स दैट वी आर रीडिंग। ठीक है, तो पवन साहब ने हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि किस तरीके से 2023 रहा है रियल एस्टेट के लिए। वो नंबर्स बता रहे हैं कि वो कितना अच्छा साल है। और उसमें घर खरीदारों ने भी बहुत अच्छे घर जिसे कह सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि साइज वाइज वो लग्जरी को डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ बड़े घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों को लगा कि अब उन्हें चाहिए बड़े घर, और टर्न अराउंड होता हुआ दिखा। अंशुल साहब, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे यहाँ पर बोमन साहब की बात से कि ये डिफाइनिंग ईयर रहेगा कई सालों तक, कई साइकिल्स तक रियल एस्टेट के अंदर 2023, जहां नंबर्स तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम एक ओवरऑल टर्न अराउंड देख रहे हैं? हाँ, विपिन जी, बमन जी ने कहा वो मैं बिल्कुल उससे सहमति रखता हूँ एज फार एज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज कंसर्न, क्योंकि कोविड के बाद ही हमने देखा है ये 21-22 में काफ़ी तेजी आनी शुरू हुई रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 10 साल से काफ़ी शांत मार्ग थी। बट जो तेजी आई है, बहुत तेजी आई है। और 2023, जैसा कि बोमन जी ने कहा, काफी रिकॉर्ड ईयर रहा है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो लग्जरी होम्स हो, चाहे वो मिड टियर होम्स हो, लो कॉस्ट, अक्रॉस द बोर्ड काफी तेजी रही है। और इसका एक तरीके से ऑब्वियसली कोविड के बाद लोगों ने कहा कि अब हमें घर अपना लेना है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स भी देखें और मॉर्गेज रेट देखें तो वो सब सब कुछ कम हुआ है, सब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ओवरऑल कम हुई है। हालांकि
महंगाई जो बढ़ी है, जैसा कि वमन जी ने कहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में और टेक्नोलॉजी में और गवर्नमेंट अप्रूवल्स में, वो जो महंगाई है वो है। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली खरीदार को देनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं और अभी भी थोड़े बढ़े हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़े हैं कि लोग खरीद ना पाए। उसके ऊपर से लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं, जैसे जीडीपी वगैरह की ग्रोथ अच्छी है, प्रोफेशनल सर्कल्स में ग्रोथ अच्छी है, सैलरी वगैरह की। तो उस अगर सब कुछ हम मिला जुला लें तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा है। और लोग अभी भी काफ़ी खरीदने में इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं बबन जी के पास जा रहा हूँ। बबन साहब, हम लगातार बात कर रहे हैं, तो देखिए आपने कहा कि प्राइस राइज भी है, इंटरेस्ट रेट ठीक है, लेकिन अभी तो अपर साइड पर ही मैं कहूँगा कि वो है। रिवर्स साइकिल जब शुरू होगा तब होगा। होल्ड हो गए हैं, अच्छी बात है। और बड़े घरों की भी रिक्वायरमेंट है, छोटे घर भी ऐसा नहीं कि नहीं बिक रहे हैं, नंबर शायद बड़े घरों का ज़्यादा होगा। तो क्या क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो मोमेंटम आया? ये सवाल हम कई बार पूछते हैं, लेकिन शायद एक ऐसा आंसर सुनना चाह रहे हैं जो सब समझा दे, सब क्लियर कर दे। आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है? देखो, मैं पहले तो आपसे बताना चाहता हूं कि छोटे घरों की बिक्री कम नहीं हुई है, लेकिन बड़े घरों की या लग्जरी हाउसिंग की बिक्री बढ़ने से, जी। जिसे कहते हैं टॉप ग्रॉसिंग स्टार या टॉप ग्रॉसिंग मूवी जो होती है, उसका ऑलवेज चर्चा ज्यादा होती है। तो ये लग्जरी हाउस का भी ऐसा ही है। आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो छोटी गाड़ियां हैं वो उतनी ही बिक रही है, लेकिन लग्जरी कार्स की ज्यादा आपको देखने में मिलता है, ज्यादा सुनने में मिलता है दैट दे आर सेलिंग मोर। तो ये तो फैक्ट है ही। अब आप डेफिनेशन पे आएंगे, अगर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा को आप अगर लग्जरी होम्स कहेंगे, तो आप देखिए 3 मेजर मार्केट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा घर बिक रहे हैं, वेदर इट इज एमएमआर, वेदर इट इज एनसीआर, और वेदर इट इज बैंगलोर एंड चेन्नई। तो यहाँ पे ये 1.5 करोड़ से ज्यादा के घर इजिली बिकते हैं, बिकॉज दैट इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ अ प्रॉपर 3 बेडरूम या 2.5 बेडरूम के जो घर होते हैं, उनका ये एरिया रिक्वायरमेंट जो होती है उस पर ये प्राइस रहते हैं, और उसको 1.5 करोड़ क्रॉस कर देते हैं। सो वी सी दिस कंटिन्यू एज अ ट्रेंड। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कोविड के बाद लोगों को अपने घर में ज्यादा जगह चाहिए। जो एक जमाने में बालकनीज सारे डेवलपर्स, एटलीस्ट मुंबई के डेवलपर्स कंट्रोल करते थे कि भाई 30 स्क्वायर फुट 40 स्क्वायर फुट ज्यादा देने से कोई मतलब है नहीं, या 100 स्क्वायर फुट देने से मतलब है नहीं। आज की तारीख में गुड प्रोजेक्ट्स, आप साइजेस कुछ भी दो, लेकिन बालकनी उसमें होना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। और वैसे ही घरों में एक स्पेशल जगह जहां से लोग ऑपरेट कर सकें, ऑफिस चला सकें या स्टडी कर सकें, ये भी एक रियलिटी हो गई है। और ये ओवरऑल इकोनॉमिक फील गुड फैक्टर जो आया है, लोगों की पगार बढ़ गई है, जॉब्स की बढ़ोतरी हो गई है। आईटी जो पहले ओनली वन ड्राइविंग सेक्टर था, उससे ज्यादा आज मैन्युफैक्चरिंग आ गया है। स्किल डेवलपमेंट बढ़ने से हमारे इंडियंस जो है वो काफी दुनिया में जा भी रहे हैं, और इंडिया में ही उसकी उत्पादन या रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई है that people are able to get absorbed and get good salaries। और good salaries आने से आप तो जानते ही हो, लोग जिसे मैस्लोस थ्योरी कहते हैं, लोग अपने अपने घर सुधारते ही हैं। और ये नए घर जो है वो सारी नई एमिनिटीज के साथ खुद के फैमिलीज के लिए भी काफी अच्छा होता है। सो दैट इज वेयर द बाइंग इज टेकिंग। ठीक है अंशुल साहब, लेकिन इसको हम हमेशा जोड़ के देखते थे कि कमर्शियल कैसा कर रहा है। तो एक तो आप मुझे बताइए कि 2023 कमर्शियल के लिहाज से कैसा रहा, और क्या उसका कोई कनेक्ट हम ढूंढ पाएंगे रियल स्टेट में जो रेजिडेंशियल तेजी है उसके अंदर? देखिए, कमर्शियल रेसिडेंशियल जो भी भाई रियल एस्टेट की बढ़ोतरी होती है, इसका एक डायरेक्ट लिंक होता है कंट्री के जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो जब तक जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहेगी, तब तक आपका हर एक सेक्टर जो है, चाहे वो कमर्शियल हो, लोगों को ज़्यादा ऑफिस चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनको घर बड़े चाहिए, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो रिटेल मॉल चाहिए, रिटेल बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मानते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी अच्छी है और आगे अगले 5-10 साल अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा चलता रहेगा। बाकी आपने सवाल पूछा कमर्शियल रियल एस्टेट का। तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है, हमारे देश में कमर्शियल रियल एस्टेट काफ़ी हद तक रिलायंट है यूएस कंपनीज पे और यूएस आईटी कंपनीज पे। ये हिस्टोरिकली एक चीज़ रही है। लेकिन पिछले साल में जो हमने देखा कि बिकॉज लोकल इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है और कंजम्पशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, उस वजह से इंडियन कंपनीज ने काफ़ी मात्रा में जगह लेनी शुरू की है। चाहे वो इंडियन
चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे वो डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं। तो हमने एक इंडियन कंपनीज का बाउंस बैक देखा है लास्ट ईयर। ओवरऑल जो है कमर्शियल रियल एस्टेट शायद उतना अच्छा नहीं चला जितना 2022 में चला था, लेकिन ये सोचने की ये जरूर मैं पॉइंट आउट करूंगा कि 2021 और 22 बहुत ऐतिहासिक साल रहे थे कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। राइट। 2023 में शायद 5-7% कम रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो रहा है, 5-7% कोई मात्रा नहीं होता है जब 60 से 70 मिलियन स्क्वायर फुट हर साल कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड रहती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कहें तो 2023 थोड़ा स्लो था, 5 से 7% स्लो कंपेयर टू 2022। तो बमन साहब, एक क्विक रिएक्शन, मतलब अमूमन हम देखते थे कि कमर्शियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिडेंशियल, वहां अच्छा होता था तो रेजिडेंशियल, ये क्या डीकपलिंग हो रही है? नहीं नहीं, ये लीड लैग इफेक्ट चल रहा है। 21-22 जो काफी हिस्टोरिक इयर्स रहे थे और कमर्शियल रियल एस्टेट उसका कैचअप हुआ है। अंशुल जी, आप ये भी आई एम श्योर, जो मैं देखता हूँ, नॉट ओनली द रिपोर्ट्स दैट आई रीड, बट आज की तारीख में मुंबई में कमर्शियल रियल एस्टेट के जो लीजिंग प्राइसेस है वो काफी, मींस लेट्स से दे आर इंचिंग अप इन नॉट इंचिंग अप, मे बी दे आर गोइंग अप बाय मीटर्स। तो एक तरह से उसकी जो डिमांड बढ़ रही है, दैट वी आर सीइंग। एंड रिसेंटली आई वाज इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आप देखेंगे विपिन जी, तो यू विल सी द काइंड ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट आउट देयर। फार्मा कंपनीज आर ग्रोइंग phenomenally, और ये सारे ले रहे। द SEZ आउट देयर इज आल्सो क्रिएटिंग, जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी, इज क्रिएटिंग न्यू फाइनेंशियल companies buying or leasing out there. और रही बात, just recently the government even announced that people who are in the SEZ, उनको let's say इवनिंग लाइफस्टाइल के लिए भी एमिनिटीज बढ़ाई गई है। आई थिंक इट्स अ बिग मूव, और ये गुजरात में स्पेसिफिकली अहमदाबाद में काफी बढ़ोतरी लाएगा। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रोथ हो रहा है हमारे कंट्री में, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आज की तारीख में यहाँ पे आ रही हैं, उससे ज्यादा कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप वेयर हाउसिंग को आप जोड़ देते हो तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अंशुल, आई एम श्योर यू कैन थ्रो लाइट कि इवन जो डेटा सेंटर्स की ग्रोथ हो रही है वो काफी है। And Vipul, from Vipin ji, from my side, I want to say that residential real estate में आप देखेंगे तो there is a housing need now for the advanced years living, जिसे कहते हैं। तो वो advanced years living में 55-58 year लोग, people are going themselves और बुकिंग करा रहे हैं ताकि वो उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपने जैसे लोगों के साथ रहना शुरू करें। और बैचलर अकोमोडेशन या स्टूडेंट अकोमोडेशन जिसे कहते हैं, उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। So all of these asset classes are growing, and overall Indian real estate, जिसे I would like to say has come of age, और इसकी जो growth factor है, I mean we will go with the reports that are there, all reports are pointing के growth factor चलता रहेगा। और रही बात नेक्स्ट ईयर की, जो हमारे इलेक्शन ईयर है, उसमें तो मेरा ऐसा मानना है कि the first 6 months or before the elections will see a tremendous growth, और उसके बाद शायद एक आध महीना यहाँ वहाँ अगर होगा, बट नहीं तो सितंबर अक्टूबर से हम वापस एक तरह की बढ़ोतरी देखेंगे। तो थोड़ी झलक आपने दे दी अगले साल की, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ भी आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन अंशुल साहब, क्या जो SEZ की बात निकली, तो अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया कि SEZ जो कि फुली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, अब उनको लोकल मार्केट्स में भी डील करने की इजाजत मिल जाएगी। क्या उससे एक बड़ा बूस्ट आता हुआ दिखेगा? देखिए, एज फार एज जिन डेवलपर्स और ओनर्स जिनके पास वो SEZ प्रॉपर्टी थी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से ये लॉक्ड एसेट था जो कंपनीज नहीं चाहती थी SEZ में जाना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स खत्म हो चुके थे। लेकिन इस डी नोटिफिकेशन, अब जो गवर्नमेंट की रूलिंग आई है जिसमें डी नोटिफिकेशन हो सकता है, उससे ये होगा कि आप SEZ के अंदर लोकल इंडियन मार्केट्स का काम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मोर स्पेस विल बी अवेलेबल। तो जैसा बमन जी ने कहा, जो अच्छी बहुत ग्रेड A बिल्डिंग्स हैं उसमें रेंट काफ़ी बढ़ोतरी आई है कमर्शियल रियल एस्टेट में पिछले 2-3 साल में, और आगे भी आती रहेगी। लेकिन चूंकि SEZ की जो स्पेस अब मार्केट में आएगी, जो कि नॉर्मल नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी यूज कर सकती हैं, उसकी वजह से जिन मार्केट में SEZ की सप्लाई है इस वक्त, वहां पे रेंट में थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, रेंट गिरेगा नहीं,
क्योंकि डिमांड इस वक्त बहुत है, लेकिन रेंज बाउंड रहेगा, जो कि आई थिंक ओवरऑल मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा रेंट का बढ़ना एक तरीके से हमें अनकम्पेरेटिव बनाता है, क्योंकि जो सारा आउटसोर्सिंग का काम है वो सारा काम ऑब्वियसली एक स्किल सेट के ऊपर है, बट ऑल्सो बिकॉज इंडिया की मार्केट काफ़ी कंपेरेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो एसईजेड स्पेस जो लॉक्ड अप था, आज अगले साल से ये अवेलेबल होगा और कंपनीज के लिए, एंड रेंट्स जो है वो रेंज बाउंड रहेंगे। चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि यहाँ से रियल एस्टेट मार्केट किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मोदी वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का आउटलुक 2024। ये हमारा स्पेशल एपिसोड जहां पर हम एक जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं 2023 कैसा रहा और 2024 के लिए हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद साहब, आपने कल की झलक दे दी कि आप इलेक्शन ईयर है उस लिहाज से और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हो आपको लग रहा है कि 2024 में भी ये तेज़ी या जो माहौल अभी रियल एस्टेट का है वो जारी रहेगा। हाल फिलहाल में जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि लोगों के जो सवाल है वो धीरे धीरे दोबारा से निवेश के लिए आने लग गए कि हम यहाँ निवेश करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी में हम निवेश। बीच में वो ड्राइड अप हो गए थे क्वेश्चन, हम प्रॉपर्टी गुरु में ही वो लोगों के सवाल लेते हैं, लेकिन अब जो लोग सिंपल घर खरीद रहे हैं, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जेन्युइन निवेशकों की बात कर रहा हूँ जो शायद पहले अपने लिए घर सोचते हैं कभी जाके रह भी लेंगे या नहीं भी रहे, तो प्योरली उनका इन्वेस्टमेंट है। उनके लिए आप कैसा देखते हैं उसको, क्या उनके लिए टाइम आ गया है? सारे कंज्यूमर रिपोर्ट्स के मरते क्या नजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जस्ट वन फिगर पे ध्यान दें विपिन जी, 675 million people are going to be living in tier 1-2 towns as well as the metros by 2030, यानी 6 साल में। तो ये एक ही फैक्टर का आप अगर ग्रोथ लेके उसको जोड़ने की ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द ग्रोथ हैज टू बी ट्रिमेंडस, एंड आई एम सेइंग नॉट खाली हमारे मेट्रोज में नहीं, पर टियर 1 टियर 2 टाउन्स है, वहां पे भी जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ बनते हुए, छोटे छोटे जगहों में जहाँ पे पहले रोड सीधे नहीं थे वहां पे रिंग रोड आ गया, आउटर रिंग रोड आ गया, अभी पेरिफेरल रिंग रोड बन रहा है। तो ये तरह की जो ग्रोथ एंटिसिपेटेड है ये रियल है। इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप ध्यान दीजिए तो वी आर स्लेटेड टू बी लेट्स से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और हमारी जो टोटल कंजम्पशन बेस है उसके बेसिस पे भी आप देखेंगे तो वी आर द हाईएस्ट कंज्यूमर। ठीक है, ये और बात है कि पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं वो हम अभी भी लैग करते हैं, चाइना से काफी पीछे हैं, बट दीज आर ऑल थिंग्स जो ओवर टाइम अपने आप को करेक्ट करती जाएगी और अपने आप से ही ये बढ़ोतरी लाती जाएगी। और 2024 ही नहीं, मैं तो if I was to take a slightly long term guess या even read the reports and give you any guidance, तो मैं आपको यही कहूंगा कि the growth path for India has been set, 23 has been a curtain raiser, और 24 से लेके आप जो growth देखोगे, and I'm hoping अंशुल जी ने जैसे कहा कि I also am not an advocate of increasing prices, whether it is rentals or the end use price जो होता है। मेरे हिसाब से जितने ज्यादा लोगों को हम अच्छी क्वालिटी के घर जितनी जल्दी दे पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देंगे, उनकी बाइंग एबिलिटी थ्रू टेक्नोलॉजी सुधार देंगे, उनके जो बोझ होते हैं या तकलीफें होती है उनको रेरा के थ्रू रिजॉल्व करते रहेंगे, तो हमारी ये जो नेक्स्ट 7, 8, 10 ईयर्स है वो काफी गोल्डन पीरियड रहेगा रियल एस्टेट केस में, और मुझे इसमें कोई शक है जी। तो अंशुल साहब क्या माने कि हमने देखा कि डल साइकिल था करीब 8-10 साल का ही समझ लें उसको, फिर कोविड आया और अब एक तेजी आई है, तो अब ये जो साइकिल है तेजी की ये 10-1 साल चलेगी, और जो सारा अकाउंट भुवन साहब कह रहे हैं जिन चीजों के आधार पे वो बता रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस पे। अगर हमें एक ही चीज देखनी है कि कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिवर्सल ना हो या पॉलिसी लेवल कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। इस वक्त डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, एंड जितनी पॉलिसीज एंड चेंजेस, चाहे वो रेरा हुआ या जीएसटी हुआ या एनसीटी हुआ, जिसके तो जितने सारे सरकार ने चेंजेस लाए हैं, फंडामेंटल चेंजेस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश किया है,
उसका अब ये फायदा दिख रहा है हमारे देश में। तो अगर और ये चीज जो है मुझे लगता है कि अब अगले 8-10 साल तक जो हमारी मोमेंटम आई है कंट्री की, बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंटम है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जो बड़ी कंपनीज चाइना में चला रहे थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड एक सीईओ फोरम था, उसके अंदर ये बातचीत ऐसी हुई, उन्होंने कहा, काफी सीईओज का ये मानना था, जो चाइना में 2005 से 10 के बीच में जो माहौल था, और जिस हिसाब से जो उसके बाद जो चाइना अगले 10 साल चला है, वही माहौल आज के देश में, आज के टाइम में वो इंडिया में देख रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर अगर हमारे पास वो 10 साल अभी आने वाले हैं, जो 8-9-10% पे अगर कंट्री ग्रो कर सकती है और करेगी, तो इस वक्त रियल एस्टेट जो है बहुत प्राइम पोजीशन पे है। बस हमें यही देखना है कि खास पॉलिसी रिवर्सल ना हो और हम चाइना की तरह एक्सेसेस में ना फंसे, जो आज चाइना एक्सेसेस में फंसा हो। जी, आई थिंक बमन साहब उतना कॉशियस पूरी इंडस्ट्री होगी और उन चीज़ों का ध्यान रख रही होगी बहरहाल। लेकिन 2024 में आपकी नज़र कहाँ होगी, मेट्रोज में या टियर 2 सिटीज़ या टियर 3 सिटीज़ में? तो मेरे हिसाब से मेट्रोज में, स्पेशली एमएमआर जो है, वहां पे जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रही है, उसका आउटपुट या उसकी जो वैल्यू एडिशन आएगी, वो तो आप 2024 से ही देखना शुरू कर दोगे। एमटीएचएल ब्रिज जो है हमारी, शायद कल खुल गई है, और नहीं खुली है तो फिर 5 या 10 जैन तक खुल जाएगी। दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व विद इट, 3-4 बार हमारी मीटिंग हुई है, दे आर वेरी एडवांस स्टेजेस। हमारी जो मुंबई की इंटरकनेक्टिविटी हुई है विद रिगार्ड्स टू मेट्रो, आपने देखा है उसका एडवांटेज क्या हुआ है। हमारे रोड भी सारे री बन रहे हैं। तो आई थिंक जहां जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करेगी, वहां वहां पे आप ग्रोथ देखेंगे। जहां जहां इंडस्ट्री अपना पैसा लगाएगी, यानी नई फैक्ट्रीज लगाएगी या नए यूनिट्स लगाएगी, वहां वहां आप ग्रोथ देखेंगे। और सबसे ज्यादा जहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी एंटरटेनमेंट एरियाज जो होती है, वहां पे भी आप काफी ग्रोथ देखोगे। राइट, अंशुल साहब आपकी नज़र कहाँ रहेगी? मेरी नज़र तो अब ऐसा है कि मैं इस वक्त रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है रेसिडेंशियल तो खैर चलेगा ही, सेकेंडरी सिटीज़ में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी, जो आपके प्रोग्राम ने भी कवर की थी। पहली बारी 10-15 साल में हम सेकेंडरी सिटीज़ के बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बारी हम थोड़ा मोमेंटम देख रहे हैं सेकेंडरी सिटीज़ में। बड़ी कंपनियां वहां जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी ऑब्वियसली वहाँ की आगे बढ़ेगी। और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, चाहे कमर्शियल ही क्यों ना हो, रिटेल, वो सारा कुछ जो है वो बढ़ोतरी होएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जो बड़ी सिटीज़ में जो मोमेंटम आ चुका है वो पूरी तरीके से बड़ी सिटीज़ के साथ ही रहेगा। और जो हमने 2023 में थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल में थोड़ा सा स्लो डाउन था, प्राइमरली क्योंकि यूएस की जो कंपनीज थी वो थोड़ी सी कॉशन के साथ बढ़ रही थी, तो इतनी स्पेस उन्होंने नहीं ली जितनी हर साल लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में यूएस कंपनीज जो है वो बड़ी मात्रा में स्पेस लेंगी, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड भी रही है और रिटर्न टू ऑफिस भी स्ट्रांग रहा है, और काफ़ी कंपनीज ने काफ़ी टाइम से बहुत जगह नहीं ली है। तो मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में हमेशा काफ़ी बुलिश रहा हूँ, और उसके अलावा सेकेंडरी सिटीज़ के लिए भी जो 10 सिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी, वो उनमें काम काफ़ी अच्छा चलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए, तो बढ़िया है। ऐसा लग रहा है 2023 जितना अच्छा गया है, 2024 की झलक भी उतनी अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे रेजिडेंशियल मार्केट हो, चाहे कमर्शियल हो, रिटेल हो। और रियल एस्टेट के लिए फिर से एक ये नई साइकिल की शुरुआत है, जहां घर खरीदार भी खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय रहे, शुभ रहे। प्रॉपर्टी में निवेश अगर आप करना चाहते हैं खुद के इस्तेमाल के लिए या सिर्फ निवेश के लिए भी, तो वो भी आपके लिए खूब फले फूले। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की जो सारी बातें हुई हैं उससे आपको प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर समझने में आसानी होगी, ताकि आप अपना डिसीजन अच्छी तरह से ले पाए। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।